नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जेके राइट वॉइस। तो आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की, एक ऐसी खबर की जो आपको अंदर से हिला देगी और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है इज़राइल और फ़लस्तीन की कंट्रोवर्सी और एक मिनी जंग देखकर आप एक मिनी वर्ल्ड वार कहें तो आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। तो हम जाएंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या और ये लोग 1948 से लेके आज तक क्यों लड़ रहे हैं, आखिर क्या बात है। तो जो इज़राइल है, इज़राइल 1948 से पहले बहुत कुछ लोग जो यहूदी कम्युनिटी के जो लोग थे इज़राइल में रहते थे। जहाँ आज इज़राइल बसा है, अच्छा डेवलप मुल्क है, वहाँ पे कुछ कम लोग 3 से 4 लाख लोग यहूदी वहाँ रहते थे। और फ़लस्तीन था वो उनके साथ में रहता था। जॉर्डन है, ईरान है, सीरिया है, कतर है, वो मुस्लिम कंट्री हैं, चारों ओर वहाँ पे रहती थी। और सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में हिटलर ने यहूदियों को ख़त्म करने की कसम खाई थी। उस पर कौन सा ऐसा सांप सवार हो गया था कि उसने यहूदियों को जड़ से ख़त्म करने का एक प्रोग्राम बनाया था। जब यहूदियों को उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मारा, ख़त्म किया। ये मान के चलो कि जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे उनको भगाया गया था वैसे ही यहूदियों को पूरे यूरोप से, चाहे वो जर्मन में हों, चाहे वो इटली में थे, चाहे जहाँ जहाँ वो लोग थे, उनको मारा गया, रेप किए गए, उनको मास मर्डर करके उनको भगाया। जो बचे तो उसमें अमेरिका ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई, उनको जहाज़ों में जैसे भी हो सका उनको वहाँ से शिप के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करके इज़राइल में बसाए। वहाँ पे जेरूसलम एक उनका एक जैसे हमारा राम मंदिर है, हिंदू सनातन के लोग राम मंदिर में बहुत अकीदा रखते हैं। अयोध्या हमारे एक पावन स्थल है और पूरे सनातनी हिंदू जो हैं उसको एक जन्म स्थली मानते हैं और अकीदत के साथ हाथ जोड़ के वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग मानते हैं। वैसे ही जेरूसलम यहूदियों का एपी सेंटर था, एक होली प्लेस थी। तो वो उसका दावा करते थे कि ये लैंड भी हमारी है। जब यूरोप से यहूदी शिफ्ट होकर वहाँ पे आ गए, जब उनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो गई, तो जो फ़लस्तीन के लोग थे, जो फ़लस्तीन कंट्री है, उन्होंने विरोध किया कि ये जो है ये हमारी भूमि है, ये हमारी लैंड है, बल्कि यहूदियों की नहीं है। तो उसमें यूएनओ ने उस टाइम में ये डिसीजन लिया कि इज़राइल जो कंट्री है उनका भी ये मुल्क है, उनके भी ये लोग रहते थे। इज़राइल जो यहूदी पक्ष था उन्होंने भी ये बात रखी कि जेरूसलम हमारा एक होली प्लेस है और हमारे लोग यहाँ रहते थे और ये हमारी लैंड है, ये हमारा कंट्री है। और उसको सबसे पहले अगर किसी ने मान्यता दी थी 1947 में हम आज़ाद हुए और 1948 में इज़राइल को आज़ाद इंडिपेंडेंट माना गया। और उसको इंडिपेंडेंट करने वाले वही लोग थे, वही गोरे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान पे 200 साल तक राज किया। और इज़राइल को भी उन्होंने हिटलर ने मारा, उनको ख़त्म किया, ख़त्म करने की कोशिश की, फिर बाद में उनको इज़राइल में। मगर गाज़ा जो है, गाज़ा पट्टी जिसे कह जाते हैं, इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में एक पट्टी आती है, मैप पे आप देख सकते हैं, एक छोटी सी पट्टी है जो इज़राइल के बॉर्डर के साथ जुड़ी हुई है। वो लोग 1948 से ही अपोज कर रहे थे कि इज़राइल की ये जगह नहीं है, ये हमारा एरिया है, ये हमारा मुल्क है, मतलब ये हमारी ज़मीन थी। और उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात थी कि इज़राइल वालों ने, जो यहूदी हैं, वो ज़बरदस्ती यूरोपियों ने हमारे ऊपर थोपा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्रियाँ रहती थी। मुस्लिम कंट्री में आप अफ़गानिस्तान देख सकते हैं, ईरान देख सकते हैं, उसके बाद सीरिया है, उसके बाद यूएई है, जॉर्डन है। तो ये मुल्क वहाँ पे आसपास उस एरिया में इज़राइल के आसपास है। फिर जंगें होती हैं। 1967 में एक जंग होती है, उसमें इज़राइल ने बुरे तरीके से जितने भी मुस्लिम कंट्री थे उनको बुरे तरीके से नस्तानाबूद किया। मगर वो लोग उस मंशा से, वो जो अंदर उनके अंदर वो जो दबी आग थी, वो आग का शोला भड़कते 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 7 अक्टूबर 2023 को एक ऐसा अटैक हुआ जो आप, आज प्रिंट मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग, इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जिसमें उनको इतना घमंड था कि हमारा जो फेंसिंग सिस्टम है, उनके पास इतना घमंड था कि हमारा किसी को भेद नहीं सकता, ऐसा किला बनाया हुआ था। और पूरी दुनिया में
उनके बॉर्डर का नाम दिया जाता था। और हिंदुस्तान ने भी इजराइल से मदद मांगी थी कि हमारे बॉर्डर पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, तो हमें भी इजराइल जैसा बॉर्डर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बॉर्डर था कि अगर कोई चिमटी भी आती है तो सायरन बज जाता था। ऑटोमेटिक वेपन जो होते थे, ऐसे कैमरेज लगे थे कि कंट्रोल रूम में सब पता लग जाता था। मगर इस बार इतना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस माने या ओवर लैप्स माने, क्या हुआ, क्योंकि घमंड, किसी भी चीज़ में अगर आप ज़्यादा घमंड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। और ऐसा ही इजराइल के साथ हुआ। इजिप्ट ने उसके साथ इनपुट शेयर किए थे। उसने कहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इजराइल में, मगर इजराइल ने इसको नकार दिया या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। आपने वीडियो में ये भी देखा कि वहाँ बुलडोज़र के साथ उसकी फेंसिंग को तोड़ा गया। फिर कुछ लोग समुद्र के रास्ते आए, कुछ लोग पैराग्लाइडिंग करके हाथ में वेपन डाल के आए। और वहाँ पे उस दिन था क्या, जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको ये बता दें, क्योंकि डिटेल वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि असली बात क्या है। इसलिए हम इस डिटेल में जाने के लिए आपसे ये गौर से सुने आप। तो बात ये है कि यहूदी जो हैं सैटरडे में, शनिवार को, वो कुछ नहीं करते। पूरे हफ्ता वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं। पूरी दुनिया में जो ज्यूज़ हैं, जिनको यहूदी कहते हैं, इंटेलिजेंट कम्युनिटी मानी जाती है, सबसे अक्लमंद लोग हैं दुनिया में। सबसे पहले एटम बम उन्होंने ही बनवाया था, सबसे पहले एटम बम उन्होंने ही बनाया था, क्योंकि आइंस्टाइन आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी, जिसका ब्रेन आज भी कहीं प्रिजर्व करके रखा कि सबसे ज़्यादा दिमाग वाला आदमी अगर कोई था तो आइंस्टाइन था। वो बंदा भी यहूदी है। और वो लोग शनिवार को क्या करते हैं, वो कंसर्ट करते हैं, चाहे वो सिंगिंग का प्रोग्राम हो, जो पूजा में यकीन रखते हैं वो पूजा करते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ एंजॉयमेंट करते हैं। मतलब रेस्टोरेंट और पार्टीज़ वगैरह शनिवार को होती। 7 अक्टूबर को भी कुछ वैसा ही दिन था, जितने भी यहूदी थे अपने एंजॉयमेंट में लगे थे। और जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अब कोई आर्मी अगर मान के चलो किसी मुल्क की आर्मी दूसरे मुल्क पे अटैक करती है, तो सबसे पहले मतलब जंग का भी कोई माहिदा होता है, कुछ कानून उल्लंघन होते हैं जिसपे आप अगर आपने जंग करनी है तो उसके कुछ तरीके होते हैं। उन्होंने क्या किया कि मिलिटेंटों के पास कोई तरीका नहीं, वो आए पैराग्लाइडिंग के थ्रू आए। उन्होंने इतना बड़ा सेंसर सिस्टम, मतलब इजराइल के बॉर्डर लाइन को तोड़ना, मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी लीकेज है, फेलियर है। कहीं ऐसा ना हो कि उनको अंदर से इजराइल गवर्नमेंट से कोई ऐसा आदमी ना हो कि जो उनको पूरी इनपुट्स देता हो उस हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ग्रुप को। वो लोग आते हैं और उनको कानो कान खबर नहीं आती। वो आते हैं और धनाधन गोलियां चलाते हैं, और जिसमें कम से कम 400-500 लोगों को मौके पे ही मार देते हैं। और वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि वो इजराइल के लोग, वहाँ पे इंडियन भी थे, नेपालीज भी थे, चाइनीज़ थे, रशियन थे, इटली के लोग थे, कनाडा के लोग थे, पूरी वर्ल्ड वाइड। क्योंकि इजराइल एक डेवलप कंट्री है, वहाँ लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, मतलब हर काम के लिए वहाँ लोग जाते हैं, चाहे हिंदुस्तान के हों या किसी कंट्री पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। बच्चे वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर्स, हर फील्ड में अपना लक आजमाने के लिए जाते हैं। तो उसमें नेपाल के कम से कम 12 लोगों को मार दिया गया है। हिंदुस्तान के कितने लोग, 20,000 हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन चलाए अजय, जिसमें अपने लोगों को वहाँ से हम एक्वेट कर रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन को दी गई है कि आप हमारे जितने भी नौजवान फंसे हैं या हमारे जितने भी शहरी हैं, तो उनको आराम से हिंदुस्तान लाया जाए। वो ऑपरेशन चल गया। इसके लिए मैं कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, खास करके इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत सलूट करता हूँ कि अपने लोगों की सेफ्टी के लिए हिंदुस्तान आगे आया है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत कंट्रियों के ऐसे लोग हैं जिनको वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसी को नहीं छोड़ा है। उसने अमेरिकन को भी मारा है, रशियन को भी मारा है, कैनेडियंस को मारा है। अब इंडिया के कितने लोगों को मारा है वो फिलहाल हमारे पास डाटा नहीं है, मगर ये उम्मीद रखो कि इंडिया के भी कुछ लोग होंगे जो उन्होंने होस्टेज बनाए हैं। और होस्टेज इसलिए बनाए हैं, देखो अब टैक्टिस किया है। अगर होस्टेज बनाना ही था तो अगर हमास को अगर किसी से दुश्मनी थी तो वो इजराइल के साथ थी। इजराइल के साथ दुश्मनी का मतलब ही नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया के इजरायली, इंडियंस, नेपाली, पाकिस्तानी हूँ, चाहे कनेडियन हूँ, चाहे रशियन हूँ, चाहे अमेरिकन हूँ, चाहे इटलियन हूँ, चाहे लंदन के लोग हों, सब लोगों को जो उनके हाथ में आया उनको
होस्टेज बना लिया और उनको पकड़ लिया। वो इसलिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूरी दुनिया में जाए। और आज जो बात आ रही है वो क्या बोल रहे हैं कि अगर इजराइल हमारे ऊपर अटैक नहीं बंद करता तो हम एक अटैक के बदले एक आदमी को फांसी लगाएंगे। अब वो होस्टेज का एडवांटेज लेना चाहते हैं, फ़ायदा लेना चाहते हैं। यहाँ तक वो बात समझ में आती है। अब इजराइल ने रिलेट किया, उस पर अटैक किया गाज़ा पे। गाज़ा को लगभग इजराइल ने उसके बहुत से ज़्यादा शहरों को उसने काबू कर दिया है। आपके पते के लिए ये बता दें कि गाज़ा की बहुत बुरी हालत है। तो मुस्लिम कंट्री, फिर ये हम दूसरे टॉपिक में आएंगे। तो अब गाज़ा में क्या हुआ है कि इजराइल ने जब अटैक किया तो इजराइल ने सबसे पहले अनाउंसमेंट करी कि जितने भी यहाँ पे निर्दोष शहरी हैं गाज़ा के, चाहे वो लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं या निर्दोष लोग हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, आप उस एरिया को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो आप मारे जाएंगे। वहाँ पे उन्होंने लेटर डाले, अनाउंसमेंट करी। उसके बाद इजराइल ने अटैक किया, मगर अंधाधुंध अटैक किया गया है। और जब हमास ने अटैक किया, आप ये अंदाज़ा लगाओ कि 6000 मतलब बम डाले थे एक टाइम में। 6000 बम एक टाइम में डाले थे इजराइल के ऊपर। और इजराइल की इतनी खतरनाक एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया में जिसको प्रसिद्ध माना जाता है। और इजराइल की आर्मी जो है, बल्कि इजराइल के जितने भी लोग हैं वो सारे ट्रेंड हैं और हर एक आदमी के पास वेपन होता है। जब उनको मौका लगता है वो अपने देश के लिए वेपन उठाकर उसी वक्त तैयार हो जाते हैं। मगर उनको भी एक कानो कान खबर नहीं लगी, इतना एक प्री प्लान प्रोग्राम था। अब बात करते हैं कि क्या इजराइल और फलस्तीन की जंग एक मिनी वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। वहाँ से ईरान और लेबनान, ये लेबनान एक कंट्री है, वो भी एक टेररिस्ट का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इजराइल के ऊपर अटैक की तैयारी में है और उन्होंने भी अटैक करा है। अगर इजराइल और हमास फलस्तीन इकट्ठे हो जाते हैं तो हो सकता है इजराइल के लिए प्रॉब्लम आए। मगर इस बीच दुनिया दो धड़ों में बट चुकी है। जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं जैसे सऊदी है, यूएई है, उन्होंने तो टोटल नकार दिया है कि हम हमास की इस कायराना हरकत के साथ बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो ओआईसी, इस्लामिक स्टेट, उनके जितने भी मुल्क हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ईरान, तुर्की और कुछ थोड़े से मुल्क हैं जैसे जॉर्डन आ गया, उसके बाद लेबनान आ गया, वो लोग हमास की सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट करना ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और किसी मुल्क के ऊपर वो अटैक करती है तो उसकी सपोर्ट कतई भी नहीं करनी चाहिए। अब इजराइल के खेमे में अगर बात करी जाए तो उसमें अमेरिका ने अपना युद्ध को समुद्र में डाल दिया। उसने बोला कि मैं हर पर्याप्त मदद करने के लिए तैयार हूँ, अपने जहाज़ और अपना बेड़ा, पूरी फौज लेकर वहाँ। हो सकता है अमेरिका उसकी सपोर्ट करे, मगर इसमें एक बात आपको देखना पड़ेगा कि रशिया फलस्तीन के साथ चला गया है। इसके पीछे एक दूसरा हम टॉपिक बनाएंगे कि वो क्या बात है। अब अमेरिका की जहाँ तक बात करें, अब रशिया और यूक्रेन की जंग लगी है। जितने भी यूरोपियन कंट्री, नाटो जिसे बोलते हैं, यूक्रेन भी नाटो में जाना चाहता था, शायद अब नहीं जाएगा, उसको तो नहीं दिल करेगा अब, मगर अब मजबूरी में रशिया ने उसकी कोई हालत नहीं रखी है। और वो भी अमेरिका की एक ऐसी पॉलिसी है कि रशिया को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन को उसका यूक्रेन जंग के आग में झोंक दिया और अभी अपना जो मिनिशन है, अपने जो वेपन्स हैं, यूक्रेन को सेल कर रहा है। अमेरिका की यही पॉलिसी। हो सकता है कि अमेरिका की ऐसी पॉलिसी हो। एक बात बीच में ये भी आई थी कि ईरान जो था, ईरान के 6 अरब मिलियन डॉलर फ्रीज करे थे अमेरिका ने, उसके ऊपर कुछ बैन लगाए थे। और उसके बदले ईरान ने क्या किया कि जो लोग अमेरिकन सिटीज़न ईरान में कहीं घूमने गए थे उनको उसने बंदी बना लिया। और उस शर्त में कि मैं आपके सिटीज़न को तब छोड़ूंगा जब मेरे आप 6 अरब मिलियन डॉलर को अनफ्रीज़ करेंगे। बल्कि वो पैसा हम था उनका ही, मगर उन्होंने उसको फ्रीज़ कर दिया। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर गोल्ड ट्रेड होता है तो वो डॉलर में ही होता है, तो उन्होंने उनके इस अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया था। और वो जो 6 अरब डॉलर का जो उनके पास पैसा मिला, अमेरिका ने उस वक्त भी ईरान को ये वार्न किया था कि ये पैसा आप किसी त्रासदी में लगा सकते हैं, फूड क्राइसिस पे लगा सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हैं। मगर ईरान ने ये पैसा टोटल से टोटल लेबनान और फलस्तीन और हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करी। इतनी सपोर्ट करी कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम कैसे आ गया, उनके पास
ऐसे सैटेलाइट सिस्टम कहाँ से आ गए? और ये ईरान की एक फुल फ्लैज सपोर्ट है और ये एक निंदनीय है कि एक ईरान एक मुल्क है जिसके पास अपनी अच्छी खासी आर्मी है, वो अच्छा काम करे, अपने मुल्क के लोगों के हालात सुधारे, इसके बदले वो $6 मिलियन जो पैसा था उसने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करा, उनको प्रिक करा कि आप इजराइल के खिलाफ जंग लड़ो। अब क्या पता इसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि अगर जंग लगेगी तो वेपन की जरूरत पड़ेगी, तो वेपन सेल कौन करेगा? अमेरिका ने तो पहले ही अपना युद्ध पोत समुद्र में डाल दिया है कि मैं इजराइल की सपोर्ट में हूँ, मगर इजराइल को भी तो वेपन बेचेगा कहीं ना कहीं। खास करके हिंदुस्तान को इस बात से सीख लेने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम भी कम से कम पिछले 30 साल से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्टिव सेंटर है। इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, तहरीक लबैक हो, उसके बाद इतनी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मुझे नाम तक भी मालूम नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि मिलिटेंट बनाना है पाकिस्तान के अनपढ़ नौजवान लोगों को, मुस्लिम लड़कों को, उनको बरगलाना है कि हम कश्मीर हमारा है, और कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान गवर्नमेंट बहुत बुरा सलूक करती है। ऐसा करके उनका ब्रेन को ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच डालते हैं कि वो सुसाइड बम्बर बन के कश्मीर में मिलिटेंट बन के आते हैं, और यहाँ हफ्ते 15 दिन में उनको 101 फूरों के पास इंडियन आर्मी भेज देती है। और क्या हमें जैसा इजराइल पे अटैक हुआ है तो हमें क्या सीख लेने की ज़रूरत है? हमें 99 में अगर पाकिस्तान को बुरी तरीके से पछाड़ा था, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। हमें भी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत टाइट और सतर्क होना पड़ेगा। हालांकि हमारा मुल्क इंडिया पूरी तरह से तैयार है, हमारी एजेंसियां पूरी तरह से काम कर रही हैं, मगर फिर भी हमें इजराइल से सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इजराइल एक प्रसिद्ध मुल्क था। उनका आयरन डोम जो सिस्टम था, एंटी मिसाइल सिस्टम, अगर किसी दूसरे मुल्क से अगर उनके ऊपर आता है, रॉकेट आता है, तो वो हवा में ही उसको ख़त्म कर देते थे। मगर इस बार हमास के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल की भी हवा और नींद ख़त्म कर दी है, क्योंकि एक टाइम में 6000 रॉकेट उनके देश में घुसे थे और उन्होंने डिफ्यूज़ तो किए। मान के चलो उनके पास 3000 रॉकेट को डिफ्यूज़ करने का सिस्टम था। एक टाइम में 6000 आ गए, वो 3000 तो डिफ्यूज़ करें, मगर 3000 फिर भी उनके शहरी इलाकों में और जहाँ पे उनके सिटीजन रहते थे वहाँ पे वो पड़े। और उसके बाद मिलिटेंट खुद कूद के अंदर आए, आपने वीडियोस में देखा होगा, और हम आपको ये बोलेंगे, विजुअल्स में आपको दिखाएंगे कि कैसे लोगों को, मतलब गाड़ी के पीछे लोग छुप रहे थे, दीवार के पीछे लोग छुप रहे थे, मिलिटेंट उनको ढूंढ के इस तरह से इतनी बर्बरता से मारे, और औरतों को मतलब इतना बिल्कुल नगन करके, उनको नगन शरीर करके उनको होस्टेज बनाया गया, अपने साथ लेके कईयों को मारा। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। मगर एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि जितने भी डेवलप कंट्रियां हैं, चाहे वो चाइना हो, एशिया में अगर माना जाए तो एशिया में 2-3 कंट्रियां ही डेवलप हैं, जापान, इंडिया और चाइना। मैं कहता हूं कि एशिया से जापान, इंडिया और चाइना को एक होकर, और नाटो में अमेरिका आ गया, इटली आ गया, फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो ये लोग पीस चाहते हैं। जो दुनिया में एक कोरोना आया तो हिंदुस्तान ने अपना वैक्सीन बनाया। मुझे बताओ किस मुस्लिम कंट्री ने वैक्सीन बनाया कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें? किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि ये लोग सिर्फ मिलिटेंट तैयार करते हैं, इसके अलावा इनके पास ना कोई रिसर्च है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग सिर्फ मिलिटेंट तैयार करते हैं और दूसरे मुल्क में जाकर अटैक करवाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी डेवलप कंट्रियां हैं, यूएनओ जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही हमें एंटी इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो पूरी वर्ल्ड वाइड कहाँ पे भी, अब मान के चलो कि इजराइल में हमास और लेबनान का ग्रुप जो है वो इजराइल पे अटैक कर रहा है, तो हमें ज़रूरत है कि पूरी दुनिया के वो मुल्क, जैसे इंडिया ने भी इजराइल की सपोर्ट करी कि मैं इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हूँ, इंडिया ने फुल करके इजराइल की सपोर्ट की है, अमेरिका ने भी सपोर्ट की है, इटली ने भी सपोर्ट की है, फ्रांस ने भी सपोर्ट की है, जितने भी कनाडा ने भी सपोर्ट की है,
बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इजराइल की सपोर्ट की है, मगर सपोर्ट करना एक आदमी, अब इजराइल के नागरिक मारे जा रहे हैं, इजराइल के आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, अब हम इंडिया ये बोले कि मैं आपके साथ हूँ या अमेरिका बोले मैं आपके साथ हूँ, तो नुकसान किसका होगा? इजराइल का नुकसान है। वो भी तो शेरी हैं, वो भी हमारे जैसे लोग हैं। असली बात है कि मिलिटेंसी की इस जड़ को, इस नासूर को, इस कैंसर को, अगर कैंसर हाथ में हो गया है तो मैं कहता हूं कि बाजू को उड़ाने में ही फायदा है। अगर इजराइल में मिलिटेंसी है, अगर इसका एपी सेंटर पाकिस्तान है, तो जहां पे है, मैं पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके हिंदुस्तान गवर्नमेंट, अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, पूरी दुनिया में इंडिया गवर्नमेंट का नाम है, कहीं पे भी इंडिया गवर्नमेंट का नाम माना जाता, कोई भी सुजेशन हो, चलो वो जलवायु की बात हो, इंडिया ने पहल करी थी तो पूरी दुनिया ने माना कि नहीं, योगा है, हिंदुस्तान से योगा पनपा, पूरी दुनिया में योगा डे बनाया जाता। मैं कहता हूं कि इसी तरह हिंदुस्तान गवर्नमेंट एक ऐसी शुरुआत करे कि एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए। ऐसे ताकतवर मुल्क जैसे सार्क है हमारे पास, G20 है, मैं कहता हूँ कि G50 बनाइए, वो लोग जोड़िए जो मुल्क पीस चाहते हैं, उन मुल्कों को जुड़ा के ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बने जो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कहीं मिलिटेंसी पनपती है उसको जड़ से मिटाने के लिए वो काम करें। और आने वाले वक्त में, क्योंकि आज के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, तो भगवान तो कोई है नहीं, आप हम सब, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम आदमी हो, मरना तो है ही। आपने 10, 20 साल, 50 साल के बाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, मगर ये याद रखना कि क्योंकि जो आपको ये दुनिया ने इज़्ज़त बख्शी है, चाहे वो किसी, मैं नहीं कहूँगा कि मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं, पुतिन भी रशिया के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के, कनाडा के, जितने भी रिस्पेक्टेबल लोग हैं उनके प्रेसिडेंट हैं, ताकतवर लोग हैं, क्योंकि आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले जनरेशन के फ्यूचर के बारे में आप एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, ये एक ऐसा कैंसर है। आज इजराइल के ऊपर अटैक होगा, हो सकता है आने वाले वक्त में हिंदुस्तान पे हो, आने वाले वक्त में कनाडा के ऊपर हो, या किसी भी मुल्क पे अटैक हो सकता है। और इस त्रासदी को ख़त्म करने के लिए अब ज़रूरत बन गई है कि सब मुल्कों के जुड़ को टेररिज्म को ख़त्म करने का वो वक्त आ गया है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस पे पहल करें। हम ये ना कहें कि इजराइल अभी जल रहा है तो हम दूर से नज़ारा देखें, नहीं, ये आग हमारे को भी ले सकती है, ये आग अमेरिका को भी ले सकती है, ये आग जापान को भी ले सकती है। इसलिए मैं अपने एपिसोड को ज़्यादा गहराई में न लेते हुए आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये न्यूज़ आने वाले वक्त में जिस तरह से दुनिया दो धड़ों में बंटी है, हो सकता है वर्ल्ड वार 3 भी हो सकती है या मिनी वर्ल्ड वार भी हो सकती है, क्योंकि 16 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बहुत सी ऐसी मुस्लिम कंट्री हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं, और बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो इजराइल को सपोर्ट करती हैं। जब दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी, हर मुल्क के पास एटम बम है, तो नुकसान किसका होगा? मानवता का नुकसान होगा, आदमी ही मरेंगे। इसलिए बेहतर है कि अगर टाक से कोई बात हल निकले या मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बने। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।